वीज़ा फ्रॉड पाकिस्तान में पैसे लूटने का सबसे आसान और मौसर तरीका समझा जाता था जब तक कि ये फैसला नहीं आया था। अब पंजाब की एक खसूसी अदालत ने वीज़ा कंपनी या इमिग्रेशन कंपनी जो चला रहा था मालिक, उसको 60 साल की सज़ा दी है और साथ में 59 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। और ये पाकिस्तान के एक बड़े वीज़ा फ्रॉड, बड़े इमिग्रेशन फ्रॉड स्कैंडल में से एक का फैसला आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके ज़रिए आपको ये पता चल जाएगा कि एक तो मालिक की तो मैंने सज़ा आपको बता दी है, लेकिन जिन लोगों ने लाखों रुपया दिया था, जिनके साथ फ्रॉड हुआ था, उनको इस फैसले के नतीजे में क्या मिला। और साथ ही आप ये भी जान लेंगे कि आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, और ख़ास तौर पर वो 3 सवालात जो आप अपने वीज़ा कंसल्टेंट से जब पहली मुलाकात में पूछेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कोई फ्रॉडस्टर है, कोई स्कैमर है, या वो असल में आपका काम करने का कैपेबल है। आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि ग्लोबल सिटीजनशिप सॉल्यूशन नामी जो कंपनी थी, इमिग्रेशन कंपनी, जिसका मालिक जुल्करनैन हैदर था, वो कैसे पकड़ा गया। JIT ने कौन कौन से शवाहिद उसके खिलाफ इकट्ठे किए और किस तरह से उसके जुर्म को अदालत में पेश किया। अदालत ने फिर सज़ा का हिसाब किताब किस तरह से लगाया और किस तरह आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं, जो कि इस केस में भी हुआ और अभी तक ये हो रहा है मुख्तलिफ लोगों के साथ। और वो 3 सवाल भी बड़े अहम हैं जिनकी वजह से, जिनकी बुनियाद पर आप बगैर किसी FIA की दरख्वास्त के, किसी पुलिस की कार्रवाई के और किसी अदालती कार्रवाई के बगैर आप इस फ्रॉड से बच सकें। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों लोग इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के हाथों अपना लाखों रुपया गंवा देते हैं और उसके बाद उनको ये भी नहीं पता होता कि उनके पास क्या कानूनी ऑप्शन है, किस तरह से उन्होंने अपने इस मैटर को प्रोसीड करना है, परसू करना है, और उनके पास कौन सा कानूनी रास्ता मौजूद है। मैंने इस केस के तमाम पहलुओं को बड़े गौर से इनका जायज़ा लिया है, इनको देखा है FIA की तफ्तीश से लेकर खसूसी अदालत के फैसले तक। आज मैं आपको वो सब कुछ बता दूंगा जो आपको किसी अखबार की किसी खबर में नहीं मिलेगा, किसी हेडलाइन में नहीं मिलेगा। और ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि इमिग्रेशन के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं या इमिग्रेशन के प्रोसेस से गुज़रने वाले हैं, बाहर जाने का इरादा रखते हैं, या अगर आपके कोई रिलेटिव ऐसा इरादा रखते हैं, और वो वकला भी जो इमिग्रेशन के केसेस को डील करते हैं। मगर सबसे पहले ये जानते हैं कि जुल्करनैन हैदर ने किया क्या है, और आप भी सुनेंगे तो आपको ये यकीन नहीं आएगा कि किस तरह से ये सब कुछ खुलेआम होता रहा है। GCS के नाम से जो कंसल्टेंसी कंपनी खोल रखी थी इस आदमी ने, उसके 3 दफातर थे, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में इसके दफातर मौजूद थे। बड़ी बड़ी LCDs वहाँ पर लगाई हुई थी जिनके ऊपर मुसलसल इश्तेहारात चल रहे थे, और कुछ लोकल चैनल्स पर भी इसके इश्तेहारात चलते थे। कुछ वेबसाइट्स पर भी इनके इश्तेहारात चल रहे थे जिनमें ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा वगैरह की इमिग्रेशन का वादा किया जा रहा था, और इनका बयानिया बड़ा कन्विंसिंग था। इनका दावा था कि हम कनाडा IRCC का लेजिटिमेट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट तरीके से फॉलो करते हैं, मगर पर्दे के पीछे जाली स्क्रीनशॉट पोर्टल थे, जाली इनके ब्रिटिश काउंसिल के लेटर्स थे, और जाली इनविटेशन टू अप्लाई और एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट मौजूद थे। ये कैनेडियन इमिग्रेशन के वो मराहल हैं जिनका नाम सुनकर जो बंदा पे कर रहा होता है, जो जाना चाह रहा होता है बाहर, उसको ये लगता है कि मेरा काम अभी इन प्रोसेस है और जल्द मेरा वीज़ा आने वाला है। आप खुद इमेजिन करें कि एक शख्स, सुमैर अहमद, जो कि क्वालिफाइड प्रोफेशनल था, उसने IELTS भी पास किया हुआ था, उसने जब GCS से रब्ता किया और इनकी डिमांड के ऊपर इनकी फ़ीस भी पे कर दी, और पहले झटके में उससे इन्होंने 11 लाख रुपया हथिया लिया। उसके बाद जब वो फॉलो अप में इनके ऑफिस जाता तो उसको जाली पोर्टल के वो दिखाए जाते स्क्रीनशॉट्स, और इस किस्म के जाली डॉक्यूमेंट, जाली स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाकर उसको मुतमिन कर दिया जाता। और इसी तरह से बात महीनों में आ गई और उसके बाद वो 1 साल से ऊपर टाइम गुजर गया, वो शख्स जहनी दबाव का शिकार हो गया। और अब उसके हालात ये हैं कि वो कनाडा जाना तो दूर की बात है, पाकिस्तान में भी बड़े उसके खस्ता हालात हो चुके। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आया तो कमेंट में उसका जिक्र ज़रूर करें, हो सकता है आपका तजर्बा किसी के लिए रहनुमाई बन जाए। इस कंपनी के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन एक्ट, FIA एक्ट और PPC की धोखाधड़ी और फ्रॉड की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हो गए। लेकिन असल बात यह है कि FIA ने कितनी मुद्दत में इसकी तफ्तीश कंप्लीट की, उसने कौन से ऐसे सबूत, ऐसे शवाहिद जमा किए
جن کو بعد میں عدالت نے بھی تسلیم کر لیا، اور وہ سارا مرحلہ کیا تھا وہ بھی ابھی آگے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ 90% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فراڈ کو پکڑنا بڑا آسان ہوتا ہے اور فراڈ کا کیس ہم کر دیں گے تو ہمارا میٹر سالو ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں بھی ایف آئی اے نے ایک JIT بنائی، اس نے بڑی تفتیش کی، بڑے شواہد اکٹھے کیے، اور ذوالقرنین حیدر کو بھی 2023 میں گرفتار کیا گیا، لیکن یہ گرفتاری بھی آسانی سے نہیں ہوئی، بلکہ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور بہت سارے شہروں میں سینکڑوں کے خلاف کمپلین اس کے خلاف درج کی گئی۔ یہ JIT 4 الگ مقدمات کو دیکھ رہی تھی، الگ قسم کے ٹرانزیکشن، الگ جعلی ڈاکومنٹس، الگ فورینزک اور بینک اکاؤنٹ، ان ساری چیزوں کا بھی تجزیہ کیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ جہاں ضرورت پڑی تو پھر کینیڈین گورنمنٹ سے بھی کچھ ڈاکومنٹس انہوں نے سیکھ کیے۔ یہ سب کچھ JIT نے اکٹھا کر لیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کو اگر جعلی نوٹ دے دیتا ہے، کرنسی نوٹ دے دیتا ہے، تو آپ بعض اوقات آنکھ سے اس کو نہیں پکڑ پاتے، آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اس کا فورینزک انالیسس کروانا پڑتا ہے، ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر اس کے پھر تھریڈ کو، انک کو اور اس کے پیپر کو انالیسس کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر JIT نے اس کیس میں بھی ہر ڈیجیٹل ڈاکومنٹ کا پراپر فورینزک پوسٹ مارٹم کیا، اور ہر طرح سے ان کا انالیسس کر کے ان تمام ڈاکومنٹ کو، ان تمام شواہد کو بطور ثبوت عدالت میں پیش کیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کی پروموشن کے اندر اور اس کی ایڈورٹیزمنٹ کے اندر پاکستان کی پروفیشنل ماڈلز، پروفیشنل ٹیسٹ کرکٹر، سابق ٹیسٹ کرکٹر اور TV ہوسٹ اور TV اینکرز نے بھی اس کو انڈورسمنٹ دی ہوئی تھی اپنے کمرشلز کے ذریعے۔ انہوں نے GCS کو بہترین سروس پرووائڈر ڈکلیئر کیا ہوا تھا اپنے اشتہارات کے ذریعے، آن لائن مارکیٹنگ میں پیسے لے کر، چند پیسوں کی خاطر، اور یہی سارا کچھ بھی پھر تفتیش کا مواد بنا۔ اور یہ اس کیس کا ایک اہم سبق بھی ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا سوچ رہے ہوں تو اس کا آبجیکٹیو انالیسس ضروری ہوتا ہے۔ صرف ایک انفلوئنسر کو دیکھ کر یا ایک فیمس فیس کو دیکھ کر اس پر یقین کر لینا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ 3 سوال، ایسے اہم سوال جو کہ آپ نے کنسلٹنٹ سے اپنے سے لازمی پوچھنے ہیں، جو کہ اس کا پردہ فاش کر دیں گے، وہ بھی ابھی آگے آنے والے ہیں۔ اس کیس میں اصل سزا 60 سال کی ہوئی ہے، لیکن وہ کتنے سال بنے گی اور جیل میں اسے کتنے سال گزارنے پڑیں گے، یہ ساری ڈیٹیل بھی آگے آئی، کیونکہ اس میں 4 ڈیفرنٹ مقدمات تھے ایک ہی پارٹی کے خلاف، تو اس وجہ سے عدالت نے پھر چاروں مقدمات کا فیصلہ بھی الگ الگ سنایا۔ ایک مقدمے کے اندر انہیں سزا ہوئی 15 سال قید بامشقت اور 17 لاکھ روپے جرمانہ، دوسرے کیس میں ہوئی 15 سال قید بامشقت اور 10 لاکھ روپے جرمانہ، تیسرے میں بھی 15 سال اور 10 لاکھ روپے، جبکہ چوتھے کے اندر 15 سال قید اور 12 لاکھ روپے جرمانہ، اور اس طرح سے یہ ٹوٹل 60 سال قید اور 59 لاکھ یعنی 59 لاکھ روپے جرمانہ بنتا ہے۔ مگر یہاں ایک اہم قانونی نکتہ ہے کہ یہ سزائیں کنکرنٹ ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ سزائیں ساتھ ساتھ چلیں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل 15 سال اسے جیل میں رہنا پڑے گا۔ تو جب 15 سال رہنا ہے تو پھر 60 سال کا اعلان کیوں کیا ہے اور خبروں میں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تو یہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اتنا بڑا کرائم ہے اور اس میں اتنی سنگین قسم کی سزا ہو سکتی ہے۔ DG FIA نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ پہلی بار اس نوعیت کے کسی فراڈ کے کیس میں اتنی بڑی سزائیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح کی ایک پرانی مثال بھی ہے، فیوچر کنسرن لمیٹڈ نام کی ایک کمپنی تھی جس کا مالک عاصم ملک اور اس کی بیوی اربوں روپے کا اسی طرح سے ویزا کے نام پر فراڈ کر کے بیرون ملک یعنی برطانیہ میں فرار ہو گئے تھے، اور ابھی تک ان کو وہاں سے واپس نہیں لایا جا سکا۔ لیکن یہ کیس اس لیے مختلف نوعیت کا تھا کیونکہ اس کا مالک پاکستان میں ہی پکڑا گیا، وہ پھر جیل میں پیش ہوا اور اس کے اوپر کیس ثابت ہو گیا۔ لیکن اب آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ کیا اس کی جائیداد کو بیچ کر جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کی بھی تلافی ہونی چاہیے، یا جو اس کے اوپر جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے بس اتنا ہی کافی ہے؟ اور اگر آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا جن کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، ان کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، کیا اس کی باقی پراپرٹی بیچ کر ان کو یہ تلافی کی جائے گی، ان کا نقصان پورا کیا جائے گا، تو اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس قسم کی ابھی تک FIA نے کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی اناؤنسمنٹ، کوئی پریس ریلیز نہیں کی، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں جو کرمنل لا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کنوکشن، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک مجرم نے جو کرائم کیا ہے اسٹیٹ کے اگینسٹ، اس کو اس کی سزا دی جائے، اس پہ جرمانہ لگایا جائے۔ جو سول ریمیڈی ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ کی تلافی ہوتی ہے نقصان کی، آپ کا ازالہ کیا جاتا ہے عدالت کی جانب سے، اور دوسری پارٹی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی رقم واپس کی جائے۔ تو اس کے لیے
यकीनन यहाँ भी इनको सिविल रेमेडी अवेल करनी पड़ेगी, सिविल केस करना पड़ेगा, सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा रिकवरी के लिए, और तभी ये रिकवरी मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं होता कि एक अगर आपका क्राइम साबित हो गया तो आपकी रिकवरी भी उसके साथ ही हो जाएगी। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको अक्सर लोग नहीं समझते। वैसे अगर देखा जाए तो इसी कानून प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 की सेक्शन 13 मुतासरीन की कंपनसेशन की बात कर रही है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता। तो इसलिए इस केस के जितने भी मुतासरीन हैं उन सबको अलग से कंपनसेशन पटिशन फाइल करनी चाहिए अपने वकील के ज़रिए फौरी तौर पर, ताकि उनकी भी कोई दाद रसी हो सके। और याद रखें अभी वो जुमले भी आने वाले हैं, जो 3 जुमले अगर आप पूछेंगे तो आप इस किस्म के फ्रॉड से आइंदा महफूज रह सकते हैं। और अब सबसे अहम बात आ रही है जिसे हर फ्रॉडिया पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है, और जिसे जाने बगैर आप लोग भी महफूज नहीं रह सकते, कोई भी महफूज नहीं रह सकता। इसलिए इस बात को गौर से सुन लें कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स अपने आप को कंसल्टेंट नहीं कह सकता, ख़ासतौर पर इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं कह सकता, जब तक कि उसके पास कोई लाइसेंस, कोई रजिस्ट्रेशन या कोई रेगुलेटरी बॉडी की अप्रूवल मौजूद ना हो। और यही वो कानूनी खला है जिसको GCS ने भी इस्तेमाल किया, फ्यूचर कंसर्न ने भी इस्तेमाल किया। कनाडा में ICCRC यानी इमिग्रेशन कंसल्टेंट ऑफ कनाडा रेगुलेटरी काउंसिल के तहत हर कंसल्टेंट को रजिस्टर होना लाजिम होता है। आप किसी भी कंसल्टेंट का लाइसेंस नंबर ICCRC की वेबसाइट के ऊपर, ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर फौरी तौर पर वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये कानून की एक खामी कह लें कि ऐसा कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही मौजूद नहीं है। और अब वो 3 सवाल के सबसे पहला सवाल तो आपने उनसे यही पूछना है कि आप ICCRC की रजिस्ट्रेशन नंबर दें या हमें अभी वो वेरीफाई करवा दें, और फिर से आपने उनके वो जाली पोर्टल या स्क्रीनशॉट के ऊपर वेरीफाई नहीं करना, बल्कि उसको आपने खुद से ICCRC की वेबसाइट पर जाकर आपने उसको वेरीफाई करना है। और दूसरा सवाल आपने ये पूछना है कि आपने मेरी जो एप्लीकेशन आपके मुताबिक इन प्रोसेस है उसका मुझे ऑफिशियल नंबर दें, ताकि मैं खुद उसको ICCRC की वेबसाइट पर जाकर खुद उसको अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर सकूं और उसको ट्रैक कर सकूं। और तीसरा सवाल ये कि अगर वीज़ा नहीं मिलता तो आपकी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है। और अगर इन तीनों सवालों में से किसी एक सवाल का जवाब भी आपको सही से नहीं मिलता या आप उससे मुतमईन नहीं होते, तो उसी वक्त आप फिर फौरी तौर पर वहाँ से उठ कर रवाना हो जाएं और कोई दूसरा कंसल्टेंट देखें, आपके लिए यही बेहतर होगा। और इसके अलावा जो 5 अहम बातें आपने याद रखनी है कि किसी भी कंसल्टेंट को पैसे देने, अपना केस हैंड ओवर करने से पहले आपने उसकी इमिग्रेशन स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करनी है। उसका सिर्फ नादरा से STN बना हो, सेल टैक्स नंबर उसने जारी करवाया हो, या NTN बनाया हो, कंपनी रजिस्टर करवाई हो, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ अगर उसकी रजिस्ट्रेशन है, तो ये सारी चीज़ें इस काम के लिए काफ़ी नहीं है। वो एक डिफरेंट उनका मैंडेट होता है और डिफरेंट पर्पस होता है। दूसरे नंबर पर तमाम ट्रांजैक्शन जो भी आपने उनको पेमेंट करनी है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू करें, क्योंकि जब भी आप कैश में बाय हैंड पैसे देते हैं तो उसका कोई प्रूफ नहीं होगा, और उस सूरत में फिर आपको कंपनसेशन पिटीशन में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तीसरी बात, IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप अपनी कनाडा की एप्लीकेशन का प्रोसेस ट्रैक कर सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं और खुद चेक कर सकते हैं। ये आपका राइट है, कानूनी राइट है, और इस काम से आपको कोई नहीं रोक सकता, और ये बिल्कुल फ्री है। और इसी स्टेज पर आप फिर अपने कंसल्टेंट की जालसाजी को फौरी तौर पर पकड़ सकते हैं। चौथी बात आजरों के लिए कि अगर आप अपनी कंपनी के जो आपके वर्कर्स हैं, मुलाजमीन हैं, उनका वीज़ा प्रोसेस किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हैं और उसमें अगर आप ड्यू डिलीजेंस नहीं बरतते, आप उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनके क्रीडेंशियल को वेरीफाई नहीं करते, तो फिर आप भी उनके फ्रॉड में शामिल हैं, और इसीलिए उनकी सज़ा के आप भी मुस्तहिक होंगे और आप भी उनके क्राइम के लिए लायबल होंगे। और 5वीं बात जो नए वकला हैं उनके लिए है कि ये प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 को और FIA एक्ट को अच्छी तरह से पढ़ें, और ख़ास तौर पर इसकी जो सेक्शन 13 है उसको भी तफसील से पढ़ें, क्योंकि कंपनसेशन का सारा मैकेनिज़्म उसी के अंदर प्रोवाइडेड है, और बहुत सारे वकला भी इसको इग्नोर कर देते हैं। हालांकि सबसे बड़ा रिलीफ जो मुतासरीन होते हैं उनको इसी सेक्शन के तहत मिलता है। जब आप किसी को अपना पैसा देते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं देते, अपना ट्रस्ट, अपना एतमाद, अपना भरोसा भी देते हैं, और वो भरोसा वेरिफिकेशन की वजह से ही कायम रह सकता है। वेरिफिकेशन करने से आपकी कोई ना उसकी हद तक हो रही है ना आपकी हद तक हो रही है, इसीलिए कॉन्फिडेंटली आप उसको
ویریفائی کیا کریں، صرف جھوٹی تسلیوں سے کام مت چلایا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اس کی وجہ سے اس کی ریچ بڑھ جائے گی، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کے لاکھوں روپے بچ جائیں۔ اور اگر آپ نیکسٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اپنے اس چینل ایڈوکیٹ خرم شہزاد کو اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تھینک یو۔